तो रीजनिंग का हम लोग एक चैप्टर कर लिए थे। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, स्कॉलर्स की तरफ से। एक चैप्टर हम लोग कर लिए थे, आज हम दूसरा चैप्टर करेंगे। सबसे पहले आपको अगर कोई कल के क्लास में डाउट है तो एक बार बता दीजिए कि क्या आपको जो कल चैप्टर पढ़ाया गया था उसमें कोई डाउट है, आपने कोई क्वेश्चन लगाया हो। हाँ, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत ठीक। तो बहुत अच्छा, तो एक बार आप मुझे बताइए कि कल की क्लास से रिलेटेड क्या आपका कोई डाउट है। अगर कल की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो पहले आप अपना डाउट पूछ लीजिए, फिर आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, ठीक है ना। रिलेशनशिप हमने कल खत्म किया था, जिसका नाम था ब्लड रिलेशनशिप। आपको पता है कि बहुत एक्सप्लेन मैनर में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने पास डेज कम है। प्रैक्टिस आप खुद करिए, हम यहाँ पर आपको कंटेंट डिलीवर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप एक बार मुझे बताइए कि कल की क्लास में, हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून और सभी को प्रणाम। ठीक, आप एक बार मुझे बताएंगे कि कल की क्लास से अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं। इफ़ यू हैव नो डाउट फ्रॉम प्रीवियस क्लास देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ओके। इफ़ यू हैव नो डाउट देन यू सेड नो डाउट, अदरवाइज यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क योर क्वेश्चन। तो अगर कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न पूछ लीजिए, अगर प्रश्न नहीं है तो आज हम आगे चलते हैं, चलिए। नहीं, तो आपका कोई डाउट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आज हम आगे चलते हैं नए चैप्टर की तरफ। और आप लोग का बहुत ही फेवरेट चैप्टर था, जो कल बहुत लोगों ने कहा था मुझे उस चैप्टर के लिए, आज मैं वही चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो हम लोग एक चैप्टर कर चुके हैं, यस सर, नो डाउट। चलिए, तो हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कौन सा चैप्टर कर लें आज? तो कोई भी एक चैप्टर कर लेते हैं, कैलेंडर कर लेते हैं, चलिए कैलेंडर कर लेते हैं। और इसके बाद घड़ी कर लेते हैं, ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ये थोड़ा सा जो आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं रीजनिंग के सिलेबस में, पहला चैप्टर का नाम क्या है? कैलेंडर। और दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? क्लॉक। तो कैलेंडर एंड क्लॉक, दीज आर टू चैप्टर विच आर few which have something conceptual, and then we will move द चैप्टर कैलेंडर। इसलिए हम कैलेंडर चैप्टर करने चल रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए एक बार, क्या कैलेंडर शुरू कर दिया जाए? आप लोगों का कल बहुत ज़्यादा इस पे मांग था कि सर कैलेंडर शुरू करिए, ठीक। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि कैलेंडर चैप्टर अगर पढ़ाया जाए, हम लोग ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाते थे, तो आप अगर मुझसे पढ़े होंगे तो आपको पता है कि इस चैप्टर को हम लोग लगभग 4 से 5 घंटे में ही ख़त्म कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक। लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं होने वाले हैं, यानी बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन अच्छे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि बहुत बेसिक सा एग्जाम है। और इसलिए हम बहुत ज़्यादा अपना लेवल नहीं उठाएंगे। हाँ, लेकिन मैं इतनी कोशिश ज़रूर करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि इतनी कोशिश ज़रूर करूँगा कि हर टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन लगभग मैं आपको करा दूँ, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो कोई भी प्रैक्टिस सेट से या फिर किसी भी क्वेश्चंस को आप टैकल करो तो आपको आसानी हो, प्रॉब्लम ना हो। बाकी आपको पता है कि अगर 2 चैप्टर कैलेंडर और क्लॉक यही ढंग से पढ़ाया जाए तो 20 दिन यही लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करने की कोशिश करेंगे, और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है। सर कैलेंडर मत पढ़ाओ, अच्छा, फिर क्या पढ़ाएं? ठीक भैया, 8 ही चैप्टर है आपका रीजनिंग का, एकदम बकवास सा सिलेबस है, उसमें 2 ही चैप्टर है कैलेंडर और क्लॉक जो पढ़ने लायक है, बाकी सब भी पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग क्या कर लेंगे? कैलेंडर कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, जो आपका कैलेंडर नाम का चैप्टर है, वो चैप्टर आपका कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं, यानी कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। देखो, जो आपका फर्स्ट टाइप है, अगर मैं इसको टाइप में बांट करके चलूं कि कितने टाइप के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहां पूछा जाता है बैंकिंग एग्जामिनेशन को छोड़ करके। तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है? आपका लीप ईयर कॉन्सेप्ट, यानी लीप ईयर से संबंधित, ठीक। जो दूसरा है वो है आपका डे डेट से संबंधित, यानी डे और डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक। तीसरा है आपका एम्बिग्यूटी से जो रिलेटेड हैं वो आपका हो जाता है। और नेक्स्ट उसका आपका है, एम्बिग्यूटी के बाद आपका जो नेक्स्ट है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका फिक्स डेटा, यानी कुछ डेटा फिक्स हैं कि ये सप्ताह में इतने ही दिन हो सकते हैं, ठीक है ना। और आपका कंडीशनल टाइप क्वेश्चन, कंडीशन कहेगा कि यदि इस दिन ये है तो अगला दिन क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और उसके बाद आपका रिपीटेशन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन। तो आपका लीप ईयर यानी लीप वर्षों से संबंधित,
डे और डेट, दिन और दिनांक से संबंधित एम्बिग्यूटी, मतलब कहने का है कि नॉट क्लियर, मतलब वहाँ पे क्लियर नहीं होगा कुछ भी। फिक्स डेटा से संबंधित कि इस सप्ताह में इतना ही दिन हो सकता है, या आपका शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है, शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है, ठीक है ना, ये सब टाइप का क्वेश्चन। आपका कंडीशनल टाइप का क्वेश्चन कि यदि इस दिन ये होगा तो वो दिन क्या होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। और रिपीटेशन टाइप का क्वेश्चन मतलब है कि आपका कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपने लिखा है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये पढ़ा दीजिए। भैया मुझे हिंदी ही सिर्फ नहीं आती है, बाकी मुझे भगवान की दया से थोड़ा बहुत हर विषय थोड़ा सा आता है, वो मैं आपके साथ कर लेता हूँ, पढ़ता पढ़ाता रहता हूँ। हिंदी मुझे नहीं आता है, हिंदी नहीं सीख पाए हैं, हिंदी सीखने के बाद देखेंगे। हिंदी नहीं आता है भैया मुझे। तो आपका जो यहाँ पे कमेंट है हिंदी से रिलेटेड, तो मुझे हिंदी नहीं आती है, बाकी हर सब्जेक्ट आता है, क्योंकि हिंदी नहीं पूछा जा गया था कभी किसी एग्ज़ाम में, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम दिए नहीं जिसमें हिंदी आता हो, इसलिए हिंदी मुझे नहीं आती है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें आप। अगला क्वेश्चन देखिए। तो हम लोग आज हम चलते हैं लीप ईयर कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए, जो पहला टाइप है आपका वो क्या है, लीप ईयर कॉन्सेप्ट। 2 दिन लगेगा आपका, थोड़ा सा जल्दी जल्दी अगर समझने की कोशिश करेंगे तो 2 दिन में हम लोग इस चैप्टर को निपटा लेंगे, और सारे के सारे लगभग मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। तो हम आज जो पहला टाइप हम करने चल रहे हैं दैट इज लीप ईयर कॉन्सेप्ट, यानी लीप वर्ड्स का कॉन्सेप्ट। मैं इस बोर्ड में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिख दूंगा, और इस बोर्ड से आप कॉपी कर लेना, ताकि आपको एक पेज में रहे, और पूरा का पूरा जो कैलेंडर चैप्टर है, यानी कैलेंडर का जो लीप ईयर कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ से आपका बन जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता है, मैं बहुत आपको इसके इतिहास में नहीं ले जाऊंगा, हम लोग ऑफलाइन क्लास में ऐसा करते हैं, और अपने पास दिन होता तो मैं वहाँ पे आपको जरूर बताता कि लीप ईयर में ऐसा क्यों होता है। आप अभी मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, जितना एग्जाम में हो सके उतना ही हम करेंगे। सबसे पहले ऐसे आप समझ लो कि जो वर्ष होता है वो 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से प्रकार का होता है, आपका जो कैलेंडर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेगोरियन कैलेंडर है। आपको पता है कि जितने भी लगभग धर्म हैं उतने टाइप के कैलेंडर हैं, तो आपका शक संवत कैलेंडर आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है जिसका नाम क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। यानी आपके सिलेबस में जो कैलेंडर है उस कैलेंडर का नाम क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी आपके सिलेबस में ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अब उस ग्रेगोरियन कैलेंडर को कई स्टेप में हम समझते हैं, जिसमें होता है वर्ष, दिन, सप्ताह, ठीक है ना, इनके माध्यम से समझते हैं। तो जो वर्ष होता है यानी ईयर होता है, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईयर कैन बी पॉसिबल, या कितने प्रकार के वर्ष संभव हैं। देन देयर आर 2 ईयर्स कैन बी पॉसिबल। द फर्स्ट इज सिंपल और ऑर्डिनरी, इसको हम साधारण वर्ष कहते हैं, या आप इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल ईयर कहते हैं या ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। तो वर्ष 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष, ठीक है ना। एक होता है लीप ईयर। अभी आप ध्यान से सुनो पहले मेरी बात को, अभी यहाँ पे लिखना बंद, अभी आप ध्यान से सुनो पहले। तो पहला जो ईयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर या साधारण वर्ष, और जो दूसरा वर्ष होता है उसको हम कहते हैं लीप ईयर, या उसको हम कहते हैं लीप वर्ष, ठीक है ना। तो आपने ये समझा, एक आपने बात सीखा, वो क्या सीखा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईयर, 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। जो पहला है वो क्या है, लीप ईयर, यानी उसको हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष। जो दूसरा है उसको हम कहते हैं साधारण वर्ष या फिर सिंपल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। मीन्स टू से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईयर कैन बी पॉसिबल। आपके सामने क्वेश्चन ये होगा कि 4 विकल्प देगा और कहेगा बताइए इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। 4 विकल्प देगा और कहेगा बताइए इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो आपको की पॉइंट्स पकड़ना है या नहीं है, वो आपको कैसे होगा, वो आप रोज एक सेट सॉल्व करिए, पेट का रोज एक सेट सॉल्व करिए। क्योंकि आप ये बात जान लीजिए कि जब तक दुश्मन को सामने से नहीं जाना जाए तब तक हम उसको हरा नहीं सकते हैं। तो रोज एक सेट जरूर सॉल्व करिए, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम देना है आपको, चपरासी से लेकर के आईएएस तक का एग्जाम देना है, तो उसका प्रैक्टिस जरूर करना बहुत जरूरी होता है। तो अभी हमको देखना है कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। तो बहुत इतिहास में हमको नहीं जाना है कि वर्ष कैसे 2 प्रकार के बन गए, हालांकि इसका अपना एक थ्योरी है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन मैं यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करूंगा। साधारण वर्ष और दूसरा क्या हो गया, लीप वर्ष, ठीक। अब ये को क्या हो गए, वर्ष या फिर साल, यानी 2 प्रकार के साल होते हैं, यानी 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जो जिसका अंतिम 2 अंक आपको गणित में
मैथमेटिक्स एक बहुत ही आसान सा चैप्टर विषय है, आपको पता ही है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका अंतिम एक अंक 2 से विभाजित हो जाए, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दिया जाए, हम 5, 7, 3, 6 कुछ भी लिख दो आप यहाँ पर, कितनी भी बड़ी संख्या से बड़ी संख्या आप लिख दो, अगर उसका अंतिम एक अंक यानी उसका इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो जाएगा तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी जाए, देखो 2 का आप देखते होगे कि 2 का पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 3 करोगे तो आप 8 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1028 दूना 2048, आपको याद होगा। तो आप ये समझो कि अगर हम यहाँ पर उसको उठाते हैं तो आपने क्या देखा कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, वो संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर से बात ध्यान से सुनो, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा मैथ का इसमें यूज है और बहुत छोटा यूज है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे देखो, तो साधारण वर्ष का मतलब क्या है कि अंतिम 2 अंक यानी दिए गए वर्ष का जो अंतिम 2 अंक है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो वो वर्ष कौन सा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष। और अगर ऐसा वर्ष तो वो वर्ष कौन सा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष। और अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होगा, यहाँ पर विभाजित हो जाएगा और यहाँ पर साधारण वर्ष में विभाजित नहीं होगा, तो एक बात याद रखिएगा कि ऐसा वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा वो कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष। और ऐसा वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होगा वो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस देन कमेंट हियर यस यू अंडरस्टैंड। ओके, तो ऐसा वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा वो क्या होगा, लीप वर्ष। और नहीं होगा तो क्या होगा, साधारण वर्ष। जैसे देखो, मान लो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि दिए गए तालिका या डेटा में आप हमको बताइए कि ऐसा कौन सा वर्ष होगा जो लीप वर्ष है। तो कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, मान लो पहला ऑप्शन है आपका 2013, दूसरा ऑप्शन है आपका 2012, तीसरा ऑप्शन है आपका 2010, चौथा ऑप्शन है आपका 2019। तो आपको बताना है कि दिए गए वर्ष में ऐसा कौन सा वर्ष है जो लीप वर्ष है और ऐसा कौन सा वर्ष है जो साधारण वर्ष है। तो हमने क्या समझा कि सर अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष होता है, और अगर वो 4 से विभाजित नहीं होता है तो वो साधारण वर्ष होता है। अगर ऐसा है तो क्या अंतिम 2 अंक 2013 यानी लास्ट का 2 अंक 1 और 3 क्या ये 4 से विभाजित होगा, कदापि नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा तो क्या ये लीप वर्ष होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये लीप वर्ष नहीं होगा तो ये कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। यानी 2013 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है सर। क्यों, क्योंकि इसका पूरी तरह से ये 4 से विभाजित नहीं होता है। व्हाट दिस मीन कि सर 4 से डिविजिबल हो जाए या विभाजित हो जाए, मतलब उसका शेषफल शून्य आ जाए। अगर हम 4 से 13 को 4 से विभाजित करते हैं तो वहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। देन वी कांट से दैट दिस इज अ लीप ईयर। व्हाई वी कांट से दैट, बिकॉज हियर रिमाइंडर विल बी 1, यहाँ पे शेषफल 1 है। क्या 2010 जो है वो आपका लीप वर्ष है, नहीं सर, ये भी लीप वर्ष नहीं है। क्यों, क्योंकि 10 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। क्या 2019 लीप वर्ष है, नहीं। तो लीप वर्ष सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, 2012। तो पहला जो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझा वो क्या समझा, दैट टाइप ऑफ ईयर। लिखो अपनी कॉपी में, अपनी पेन उठाओ और अपनी कॉपी लिखो। That type of year is known as leap year, which is totally divisible by 4, and that type of year is not leap year, which is totally not divisible by 4। यानी दिया गया वर्ष लीप वर्ष तभी होगा जब उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगा, और दिया गया वर्ष साधारण वर्ष कब होगा, जब उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो हम आगे चलें। एक बार जल्दी से कमेंट करो और बताओ, एक बार जल्दी से कमेंट करो और बताओ। अब प्रशांत यहाँ पर कमेंट नहीं करो कि सर 2000 जो है वो लीप वर्ष है या नहीं है। विश्वास रखो कि रीजनिंग एकदम छोटा सा सब्जेक्ट है भाई। आप
विश्वास रखिए, अभी मैं आऊंगा वहां पर, आपको समझाऊंगा, अभी मैं शताब्दी में आकर के आपको समझाऊंगा, आप उसके लिए चिंतित मत होइए। अब यहाँ से टीचर को टेस्ट करते हो, वो भी रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में जो बिल्कुल कुछ है ही नहीं उसमें, एकदम बच्चों सा एकदम है वो, उसमें आप टेस्ट नहीं करो भाई। देखो बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं लीप शताब्दी की ओर। तो लीप वर्ष हमने समझा, लीप वर्ष क्या है, इसका अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाता है वो लीप वर्ष है, जिसका अंतिम दो अंक 4 से विभाजित नहीं होता है वो लीप वर्ष नहीं है, खत्म बात। ठीक, तो वो कौन सा वर्ष है, वो साधारण वर्ष है। ठीक, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूं, आप वो क्वेश्चन पहले करो और मुझे बताओ इसमें से कौन कौन लीप वर्ष है और कौन कौन सा साधारण वर्ष है। और आप यहां पर लीप वर्ष के लिए LY कमेंट करना और साधारण वर्ष के लिए OY कमेंट करना, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर। तो आपका मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और आपको जल्दी से बताना है कि मान लीजिए आपका 2011 हो गया, 1996 हो गया, 1992 हो गया, ठीक है ना। जल्दी से आपको बताना है कि इसमें दिए गए वर्ष में कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष नहीं है, जल्दी से बताना है आपको। 1947 हो गया आपका, 1855 हो गया, 1744 हो गया। तो आप जल्दी से यहाँ में कमेंट करो और बताओ कि इसमें दिया गया जो वर्ष है उसमें कौन कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। जल्दी से एक बार कमेंट करिए और बताइए। आप एक बार जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि इसमें दिया गया वर्ष कौन कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है, जल्दी से बताइए, बताइए एक बार। तो आप मुझे 100% पता है, बता लेंगे। जो भी लास्ट का दो से डिविजिबल होगा वो लीप वर्ष होगा, जिसमें लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल नहीं होगा वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। बहुत अच्छा, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं। स्वाति पांडे, स्वाति पांडे का कमेंट सबसे पहले आता है, तो बहुत मेहनत करती हैं ये। इनका लगभग मैंने स्वाति पांडे, उमेश यादव, प्रशांत सिंह, ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनका कमेंट हर एग्जाम में बहुत पहले आता है। मैं हर एक क्लास में मैंने देखा है कि प्रेजेंट भी रहते हैं और इनका आंसर भी बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, लगभग सबका सही आंसर है। तो यहाँ पर लगभग सबका आंसर सही है। तो जो वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है वो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष, और जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होता है वो क्या है, साधारण वर्ष है। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने सही कमेंट किया है। अब लिखना बंद करो। अब देखो दूसरा है आपका सेंचुरी, यानी शताब्दी के बारे में हम समझते हैं, जो अभी प्रशांत ने पूछा था। शताब्दी के बारे में हम समझते हैं। सर क्या मतलब होता है शताब्दी का, क्या मतलब है शताब्दी से, क्या है शताब्दी। शताब्दी का मतलब ये होता है कि जब हम द कलेक्शन ऑफ द 100 ईयर इज नोन एज 1 सेंचुरी। सेंट का मतलब 100, जैसे परसेंट आपने पढ़ा होगा ना, परसेंट, तो आपने पढ़ा होगा परसेंटेज, उसमें आपको सर ने बताया होगा परसेंट, यानी एवरी वैल्यू इन ऑन द बिहाफ ऑफ 100, यानी 100 पर हम किसी चीज को मानते हैं। तो व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ सेंट, द मीनिंग ऑफ दिस सेंट इज 100। then we can say that in century also the meaning of cent is what, 100। यानी अगर कभी भी सेंट वर्ड जुड़ जाए, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे इसको, अगर मैं इंग्लिश आपको पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ सेंट, द मीनिंग ऑफ दिस सेंट इज ऑन द बिहाफ ऑफ 100, यानी इसका मतलब 100 से है। तो सेंचुरी मतलब क्या है, तो उसमें भी क्या आता है, SCENT, तो जहां भी CENT आएगा उसका मतलब 100 से होता है। यानी शताब्दी यानी 100 साल को मिला दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक शताब्दी। तो आप ये बात याद रखना। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप हमको बताइए कि दी गई शताब्दी में कौन सी शताब्दी लीप शताब्दी है और कौन सी शताब्दी लीप शताब्दी नहीं है। तो आपने क्या देखा कि अभी तक वर्ष में हमने क्या सीखा कि जिनका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। लेकिन अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित नहीं होता है तो वो साधारण वर्ष होता है। लेकिन कौन सी शताब्दी लीप शताब्दी होगी, यानी लीप शताब्दी कौन सी शताब्दी होगी। अब ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये एक्चुअली मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, लेकिन ज्योग्राफी इन सबको प्रूफ करता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये जितना भी सब्जेक्ट है जीएस पर एक अच्छा कमांड है, तो ये सब सब्जेक्ट बहुत ही मजाक से सब्जेक्ट हैं। देखो तो अभी आप देखो, अभी हमको प्रूफ नहीं करना है, बहरहाल मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा ऐसा क्यों है, वो हम कभी करेंगे, ठीक है ना, क्लास में करेंगे, ऑफलाइन क्लास में। अभी सिर्फ हमको 5 नंबर लेना है और आगे चलना है। तो देखो यहां पर मान लो कि मैंने लिख दिया 19वीं सदी, या फिर मैंने लिख दिया आपको 20वीं सदी,
या फिर मैंने आपको 20वीं सदी मीन्स व्हाट, 1900 की सदी की बात कर रहा है, यानी 1900। 20वीं सदी मतलब 2000। मान लीजिए आपके 21वीं सदी का मतलब 2100। यानी यहां पर दी गई शताब्दी में सर कौन सी शताब्दी लीप शताब्दी है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप याद रखना कि वो शताब्दी लीप शताब्दी होती है जो 400 से जिसको हम भाग दें और वो पूरी तरह कट जाए। फिर से ध्यान से सुनो, दी गई शताब्दी लीप शताब्दी तभी होती है सर जब हम उसको 400 से भाग दें और वो पूरी तरह से कट जाए, तो वो शताब्दी लीप शताब्दी होती है। और अगर वो 400 से नहीं कटती है तो वो लीप शताब्दी नहीं होती। फिर से ध्यान से सुनो, कोई भी शताब्दी लीप है या नहीं है विच इज ऑन द बिहाफ ऑफ द 400, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, ये कैसे संभव है, तो ये हम ज्योग्राफी में सीखेंगे। ज्योग्राफी में टाइम स्केल में हम समझेंगे कि वो अर्थ के रोटेशनल और रिवोल्यूशन पर निर्भर होता है, ठीक है ना। तो अभी उसको हम बाद में कभी देखेंगे। तो 400 से जो पूरी तरह से कट जाएगा वो लीप होगा, जो 400 से पूरी तरह से नहीं कटेगा वो लीप नहीं होगा। फिर से याद रखना, भूलना नहीं, साल की बात करेगा तो 4 से कटना चाहिए, और अगर शताब्दी की बात करेगा तो 400 से कटना चाहिए। तो क्या 1900 जो है आपकी, यानी जो 19वीं सदी शताब्दी है, क्या ये आपका लीप शताब्दी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1900 को भाग देते हैं 400 से, तो यहां से ये 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, और अगर ये 400 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा तो ये लीप शताब्दी नहीं है। क्या ये जो आपकी 20वीं है यानी 2000 है, अभी प्रशांत ने क्वेश्चन पूछा भी था, आप हमको बताइए क्या ये लीप है या नहीं। तो हम बता सकते हैं सर, ये तो बहुत आसान है, बच्चों का एकदम चुटपुटिया टाइप सवाल है। तो हम इसके 2 जीरो को काट देंगे तो 4 पंचे कितना 20, यानी 20 is exactly divided by 4, then we can say that this is a leap century, यानी एक लीप शताब्दी है या सदी है। क्या ये आपका लीप है? नहीं। तो याद रखिएगा, लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं, और साधारण वर्ष वो वर्ष होते हैं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित ना हो। लीप शताब्दी के केस में क्या होगा कि हम 4 से ना दे करके 400 से भाग देते हैं, यानी अगर हम 1900 को 400 से भाग दें, अगर ये पूरी तरह से कट जाएगा तो ये लीप होगा, और अगर नहीं कटेगा तो ये लीप नहीं होगा। तो क्या ये 1900 पूरी तरह से कटेगा? नहीं। तो क्या ये लीप होगा? नहीं। क्या जो 20वीं शताब्दी है यानी 2000 है, क्या ये लीप है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये किससे कटेगा? 400 से कट जाएगा। तो जो भी 400 से पूरी तरह से कटेगा वो लीप होगा, जो 400 से नहीं कटेगा वो लीप नहीं होगा। अभी पहले ये बताओ, क्या यहां तक बात समझ पाए हो? बताओ यहां तक क्या बात समझ पाए हो? एक बार जल्दी से यहां पे कमेंट करो, क्या यहां तक बात समझ पाए हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर तुम लोग यहां तक बात समझ गया है तो मैं आगे चलूं। एक बार जल्दी से बताइए, क्या यहां तक बात समझ? एक बार आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप यहां तक बात समझ पाए हैं, क्या हम आगे चलें? चलिए। एक बार जल्दी से आप हमें कमेंट करो और बताओ क्या बात समझ पाए हो। बहुत अच्छा, तो आप सब लोग समझ गए हो। अब हम पहला हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि वो वर्ड लीप वर्ड्स होगा जो 4 से कट जाए, शताब्दी क्या होगी जो 400 से कट जाए। अब हम देखेंगे कि आपको ये बताना है कि कितने साल में कितने लीप वर्ड्स आए हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, ऐसे क्वेश्चंस अब पूछे जाने लगे हैं, पहले ट्रेंड नहीं थे ऐसे क्वेश्चंस के, लेकिन अभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और लीप का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद लीप का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो फिर से ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कैसे होगा। एक क्वेश्चन हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये कहेगा कि आप हमको बताइए कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक, आप हमको बताना है कि सर 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो अभी हमने देखा कि 4 से जो अंतिम 2 अंक कट जाता है, ध्यान से सुनना है मेरी बात, अभी लिखना बंद, अभी लिखो नहीं, अभी सिर्फ सुनो बस। आपने ये समझा कि ऐसा वर्ष जो सर 4 से कट जाता है वो लीप वर्ष होता है। तो हम पहले वर्ष से शुरुआत करते हैं, और अगर हम पहले वर्ष से शुरुआत करते हैं तो एक क्या लीप वर्ष है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर 0 और 1 4 से नहीं विभाजित होगा पूरी तरह से, तो लीप वर्ष नहीं है। सर क्या 2 लीप वर्ष है? नहीं। 3 लीप वर्ष है? नहीं। 4 लीप वर्ष है? हाँ। यानी हमने क्या देखा कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष होता है, और अगर हर 4 साल बाद लीप वर्ष होता है तो हम ये बना सकते हैं एक लॉ। क्या लॉ बना सकते हैं सर? बिल्कुल बना सकते हैं कि 4 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 1,
8 वर्ष में कितने होंगे? 2। तो इस तरह से सर 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होने चाहिए थे? 25। लेकिन 100 वर्ष में 25 लीप वर्ष नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते सर? 25 तो होने चाहिए थे, क्योंकि 25 चौक 100, यानी 4 यहां पर 25 बार आएगा, यानी 4 का टेबल हम पढ़ें तो सर यहां पे हमारा क्या नाम है, 25 चौक 100 होगा, यानी 25 बार हम पढ़ सकते हैं, तो 25 लीप वर्ष होने चाहिए थे। लेकिन यहां पर 25 लीप वर्ष नहीं होते। अब ये क्यों नहीं होते हैं वो डिपेंड करता है, बिकॉज अर्थ नॉट एग्जैक्टली रिवॉल्व इट्स अराउंड ऑन द फिक्स टाइम इंटरवल विच वी आर गिवन इन ग्रेगोरियन कैलेंडर, दैट्स व्हाई वी विल मूव फॉरवर्ड 1 डे। ओके, तो यहां पर हम ये क्या कहेंगे कि 4 वर्ष में 1 लीप वर्ष होगा, 8 वर्ष में 2 लीप वर्ष होगा, 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष होना चाहिए था? 25 होना चाहिए था। लेकिन आप ये देखो कि जो 100 है, आपने देखा कि 100 क्या है, तो ये तो सर एक शताब्दी हो गया, और अगर ये एक शताब्दी हो गया तो इसको किससे कटना चाहिए? 400 से कटना चाहिए। क्या ये 400 से कटेगा? नहीं। और अगर ये 400 से नहीं कटेगा तो क्या जो 100 है, 100 गिनती जो है, क्या वो लीप वर्ष है? नहीं है। और अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो 100 साल में सिर्फ और सिर्फ कितने लीप वर्ष होंगे? 24 ही लीप वर्ष होंगे। ये बात याद रखना। यानी 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 24। मुझे 100% पता है कि बहुत सारा लोग नहीं समझ पाया होगा। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से, ठीक? क्या है सर? 1 लीप वर्ष है? नहीं। 2 है? नहीं। 3 नहीं। कैसे जान पा रहे हैं आप? नहीं है, क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। 4 है? बिल्कुल है। 5 है? नहीं। 6 नहीं। 7 नहीं। 8 है। यानी हमने क्या देखा कि हर 4 साल में, यानी 4 साल में 1 लीप वर्ष हो रहा है। तो इस तरह से जब 100 गिनती पर हम पहुंचेंगे तो 25 चौक 100, यानी कुल 25 लीप वर्ष होने चाहिए थे। लेकिन क्या 25 लीप वर्ष होंगे? नहीं होंगे सर। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 25 लीप वर्ष इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो 100 वाला गिनती है वो एक शताब्दी है, और शताब्दी को 4 से नहीं 400 से काटना होगा, और हम जब इसको 400 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा पूरी तरह से। इसका मतलब ये लीप नहीं है, और अगर लीप नहीं है तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 24। तो आप हमको बताइए 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? ध्यान से सुनना है। 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? तो सर 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 24 दूना कितना हो जाएगा? 48, यानी 24 और 24 को जोड़ दो। सर 300 वर्ष में कितना लीप वर्ष होंगे? तो आप फिर से 24 को जोड़ दो, ठीक है ना? तो कितने हो जाएंगे? जल्दी से बताइए। तो आपके लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 72। यानी हमने क्या समझा सर कि 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष, 200 में 48 लीप वर्ष, 300 में 72 लीप वर्ष। अब जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 400 में इसमें कौन कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 100 नहीं है और 200 नहीं है। इसमें कौन कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 100 नहीं है, 200 नहीं है और 300 नहीं है। इसमें कौन सा लीप वर्ष नहीं लिए हैं? क्योंकि एक कम हो गया है, 100 नहीं है। अब आप हमको बताओ कि 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक बार जल्दी से बताइए कि 400 में कितने लीप वर्ष होंगे? 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? एक बार जल्दी से कमेंट करो। तो दिग्विजय सिंह, पूनम यादव का सही आंसर है। बाकी लोग एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करें और बताइए कि 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? अभिषेक कुमार 97, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। स्वाति पांडे 97, ठीक है। संजीत मिश्रा 97, बहुत सारा लोग सही आंसर दे रहे हैं। आप ध्यान से देखो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे हो गया सर क्योंकि अगला 24 बढ़ना था, और अगला 24 बढ़ना था, तो ये अगर हम इसमें 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आंसर है कि ये आपका 24 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? 96। तो सर हमने तो देखा कि आपने 100 में 24 लिखा, 200 में 24 जोड़ दिया, 300 फिर से 24 जोड़ दिया, 400 में फिर से 24 जोड़ दिया, तो आपने 24 जोड़ा हुआ है। तो क्यों यहाँ पर 96 की जगह 97 लोग आंसर बता रहे हैं? हम तो नहीं समझ पाए। ये लोग तो आप कह रहे हैं ये लोग सही बता रहे हैं, अलग ग्रह से तो नहीं आए हैं ये लोग, क्योंकि अभी आपने बताया कि सब में 24 जोड़ देना है। भैया मेरे, मैंने ये बताया कि लास्ट में वो जो एक गिनती है जो शताब्दी के पूरे होने के बाद आ रही है, जैसे 100 साल में 100 और 200, जैसे 200 साल में 100 और 200 जो लीप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 400 से नहीं कट रहा है। यहां पर 400 क्या लीप है कि नहीं? एग्जैक्टली है। क्यों? क्या यहाँ पे जो 400 में जो 100 है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से करते करते जब 100 मिलेगा तो क्या वो 100 लीप वर्ष है? नहीं। क्या 200 लीप वर्ष है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 400 से नहीं कटेगा। क्या 300 लीप वर्ष है? नहीं। लेकिन क्या 400 लीप वर्ष है? हाँ, 400 लीप वर्ष है। और अगर 400 लीप वर्ष है तो 400 को लीप में गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? बिल्कुल गिनेंगे।
लेकिन क्या यहाँ 300 लीप था? नहीं। और अगर नहीं था तो क्या उसको हम लीप में गिन सकते थे? नहीं गिन सकते। तो यहाँ 400 को तो गिनेंगे, और अगर हम 400 को गिनेंगे सरकार, तो यहाँ पे लीप ईयर्स की संख्या 96 ना होकर के कितना हो जाएगा? 97 होगा। बात को याद रखिएगा। और नहीं समझ पाए हैं तो पूछ लीजिए। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो पूछ लीजिए। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो 100% आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आप दिक्कत में क्या है, क्योंकि 400 सेंचुरी है और वो 400 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल आंचल गौतम, सही कहा आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 400 है वो एक सेंचुरी है और वो 400 से डिवाइड हो जाएगा। मैं बहुत स्लो आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि उसकी एक सीमा है, हमको जल्दी खत्म करना है चीजों को और आपको समझते चलना है। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिए, ठीक है ना, अदरवाइज आपको थोड़ा सा दिन लग जाएगा। तो 400 में कितना लीप ईयर्स है? 97। अब क्या क्वेश्चन सर ऐसे आएगा कि 400 में लीप ईयर्स की संख्या बताइए? नहीं आएगा, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन पहले ये बेसिक डेटा आपको कंफर्म होना चाहिए। जब तक ये बेसिक डेटा आपको कंफर्म नहीं है तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं जो लीप ईयर से रिलेटेड आते हैं। तो पहले ये बताइए क्या बेसिक डेटा आपको कंफर्म है? समझ गए हैं सर, अच्छा जी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और मुझे लगता है कि आप ये बेसिक बात समझ पाए और ये बात आप याद रखिएगा बिल्कुल कि 400 साल में 97 लीप ईयर्स होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर बताइए कि 1500 वर्ष में, आप हमको ये बताइए कि 1500, या थोड़ा सा आसान में कर देता हूं, आप हमको बताइए कि सर 1300 वर्ष में कितनी बार 29 की फरवरी होगी, 29 फरवरी आएगी। अगर ये क्वेश्चन में कहे 29 फरवरी आएगी या क्वेश्चन में ये कहे कि कितनी बार लीप वर्ष होगा, तो उन दोनों का मतलब एक होता है। क्या समझा हमने? कहे 29 की फरवरी आएगी या लीप वर्ष कितनी बार आएगा, तो उनका मतलब समान होता है, एक ही मतलब होता है उनका। तो कह रहा है कि 1300 वर्ष में कितनी बार 29 की फरवरी आएगी। तो हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है सर? बहुत आसानी से सॉल्व करना है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे जोड़ते चले जाएं 24 24 24 24 ऐसे 13 बार? नहीं, ऐसे नहीं जोड़ना है। एग्जाम में जल्दी आंसर देना है और एग्जाम में जल्दी आंसर देना है तो आप सिर्फ ये याद रख, जो मैं कह रहा हूं बस उतना करना, बस अपना दिमाग मत चलाना। अगर उतना कर लोगे तो मैं कह रहा हूं कि रीजनिंग में बार बार इस बात को आपको बता रहा हूं कि रीजनिंग बहुत ही आसान सा विषय है भाई, बहुत आसान सा। तो 1300 को आप ये देखो कि 4 का आपको पहाड़ा पढ़ना है और देखिए कि किसके पास है। तो आपने क्या कहा कि सर 4 तिया 12, यानी ये 3 बार गुणा करने के पास है। यानी अगर हम इसको 1200 प्लस 100 में तोड़ लें तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं। हमको सबसे पहले दिए गए आपके वर्षों को किस में तोड़ना होगा? 4 के टेबल में। तो 4 तिया 12, उसके पास कौन है? 12 है। तो हमने क्या कर दिया? 1200 प्लस 100। अब आप ये बताइए कि अभी अभी आपने सीखा कि 100 वर्ष में कितना लीप ईयर्स होता है? 24। और 400 वर्ष में कितना होता है? 97। अब 1200 400 को कितनी बार मिला करके बनेगा? 3 बार। 400 400 400। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं आपको, अदरवाइज आपको जल्दी करना होगा। तो 400 यानी 400 400 400 जब 3 बार मिला होगा तो सर ये 1200 बना होगा। यानी 97 97 और 97, यानी 97 को अगर हम 3 बार जोड़ देते हैं तो हम 1200 में कितने लीप ईयर्स होंगे बता देंगे। यानी 97 को 3 बार जोड़ने का मतलब होता है कि 97 का 3 बार गुणा कराना। तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21, 1 2, और यहां पे देखो इसको जोड़ दो, यहां पे गुणा करा दो डायरेक्ट। ऐसे आप क्या करो, 97 का क्या कर लो? 3 से गुणा करा दो। अब अगर 97 को 3 से गुणा नहीं करा पा रहे हो तो 100 का 3 से गुणा करके 3 से 3 में गुणा करा के उसको घटा दो। तो आप ये देखो कि यहां पर कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 1 2, और 9 त्रिक कितना? 27, तो कितना हो जाएगा? 291। तो हमने क्या समझा कि यहां पर हमने क्या किया कि हमने देखा कि 1200 में कितने लीप ईयर्स हैं, तो कितने बार फरवरी आई है? तो 291 बार। और 100 वर्षों में कितनी बार आती है सर? 24 बार। अब इन्हीं को आप जोड़ दो तो 4 कितना हो जाएगा? 5, 9 2 11, और ये कितना हो जाएगा आंसर? 315। यानी फिर से देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, अगला क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओगे। 1300 वर्षों में कितनी बार 29 की फरवरी आएगी या लीप ईयर्स आएगा? तो आपने क्या करना है, पहले इस 1300 को आपको 4 के टेबल में निकटतम खोजना है। तो 4 तिया 12। अब 4 तिया 12, इसका मतलब यह होता है कि 400 साल में अगर 97 लीप ईयर्स हैं तो 97 3 बार होने वाला है, क्योंकि 400 400 400 1200 बनने में। तो 97 गुणे 3 कितना होगा? 291।
और 100 साल में कितना लीप ईयर्स होगा? 24। जैसे हमने इनको जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया? 315। यानी 1300 वर्षों में कितना लीप ईयर्स होगा? 315 लीप ईयर्स होगा। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों का आंसर है। जानवी गुप्ता, शहनाज बानो का गलत है, अनु सिंह का गलत है, प्रीति सिंह टारगेट का गलत है, पूनम यादव का सही है, स्वाति पांडे का सही है। तो यहां पर जो अपना आंसर होने वाला है वो अपना क्या आंसर होने वाला है? तो आंसर होगा 315। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ क्या यहां तक बात समझ पाए हो? क्या यहां तक आप बात समझ पाए हो? थोड़ा सा जल्दी से कमेंट करना है। तो आपका 315 लीप ईयर्स होंगे किसमें? आपका 1300 वर्ष में, यानी 1300 वर्ष में 315 लीप ईयर्स होंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जल्दी से आपको एक क्वेश्चन मुझे करके बताना है, जल्दी से बताना। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। यहां तक आप बात समझ गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आप मुझे जल्दी से ये कमेंट करके बताएंगे। वो क्या कमेंट करके बताएंगे? वो ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि 1500 वर्षों में, या फिर थोड़ा सा और कठिन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? 2300, ठीक है ना? आप हमको बताइए 2300 वर्षों में, 2300 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा? आपको बताना है कितना लीप वर्ष होगा। जल्दी से बताइए। या कितनी बार फरवरी 29 की आएगी? आपका क्वेश्चन ये है कि 2300 वर्षों में कितनी बार फरवरी 29 की आई रही होगी। जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2300 वर्षों में फरवरी कितनी बार 29 की आई रही होगी। जल्दी से एक बार कमेंट करिए और बताइए कि 2300 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष होगा, या फरवरी 29 की कितनी बार आई रही होगी। जल्दी बताइए। बहुत सारे लोग अपना आंसर दे रहे हैं, तो एक बार फिर से देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इस 2300 को आप 4 के टेबल में ले जाओ। तो 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, ज्यादा हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, यानी 5 बार तो हम ले जा सकते हैं। यानी सर इस 2300 को सबसे पहले हम बांट लेंगे 2000 प्लस कितना? 300 सर। 2000 प्लस 300 में हम बांट लेंगे। और अगर हम बांट लेंगे तो हमको ये पता है कि 100 साल में कितना लीप वर्ष। यहाँ लिखा था 100 साल में 24, 200 साल में कितना? 48, और 300 साल में कितना? 72। तो हमने यहाँ पर देखा सर, हम इसको बांट लेंगे 2000 प्लस 300 में। अब आपको जल्दी से एक बात, एक कैलकुलेशन माइंड में हो जाएंगी भाई, सेकंड नहीं लगेंगे। मैंने बार बार का रीजनिंग मतलब कुछ नहीं। अब 2000 को आपको 4 के टेबल में ले जाना है, 4 पंचे 20, और हमको पता है कि 400 साल में कितना लीप वर्ष? 97। तो 4 पंचे 20, यानी 97 गुणे कितना? 5। और 300 साल में कितना लीप वर्ष? 72। अब 97 का 5 से क्या गुणा कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है। अब मान लो कि तुम जल्दी गुणा नहीं करा पा रहे हो, तो उसके लिए देखो 97 गुणे 5 जल्दी कैसे गुणा करा पाए? तो आप इसको 100 माइनस 3 गुणे 5 लिखो, क्योंकि 97 का मतलब 100 माइनस 3 हो सकता है। 100 पंचे कितना हो गया? 500, और 5 तिया कितना? 15। अब आप 500 में 15 घटा दो, 500 में 10 घटाओगे 490, तो कितना हो जाएगा? 485। यहाँ पर हमने क्या देखा कि 97 को 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 485, और कितना जोड़ देना है? 72। तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो 5 2 7, 8 7 15 5 1, कितना हो जाएगा? 557। यानी हमने क्या देखा कि यहाँ पर आपका 2300 वर्षों में कितना लीप वर्ष आएगा? तो 2300 लीप वर्षों में 557 लीप वर्ष आएंगे। किसका किसका आंसर सही था? जानवी गुप्ता, स्वाति पांडे, दिग्विजय सिंह, स्वाति पांडे, प्रशांत सिंह, रत्नेश दुबे। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। तो हमने क्या समझा सर? 2300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 597 लीप वर्ष होंगे। अब एक बार हम रिकॉल करते हैं लीप वर्ष कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये खत्म हो गया, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। क्या है वो कॉन्सेप्ट?
कि कोई भी वर्ड्स लीप वर्ड्स होगा जब उसका अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाए। दूसरा हमने क्या सीखा कि कोई भी शताब्दी लीप शताब्दी तब होगी जब वो 400 से विभाजित हो जाए। और तीसरा हमने क्या सीखा कि सर कहेगा ये कि कितनी बार लीप वर्ड्स आया है, तो पहले 4 के पहाड़े में पढ़कर उसको तोड़ लेना है, फिर उसका हम एग्जैक्ट आंसर बता देंगे। ऑल अबाउट लीप ईयर कॉन्सेप्ट, ठीक, जो हमने समझ लिया। ठीक, तो लगता है कि बात आप समझ पाए होंगे। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर क्या होने वाला है, यानी लीप ईयर कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया और हम लीप ईयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से दे लेंगे। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनना है, मान लीजिए कि सर आज जो दिन है वो सोमवार है, तो आज के 400 साल बाद कितना दिन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले हम करते हैं, इसके बाद हम डे और डेट पर चलेंगे। देखिए तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, यदि आज यानी 1 तारीख को, यदि 1 तारीख को, पहले मैं आपका इसको कॉन्सेप्ट समझाता हूं फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आप ये देखो कि मान लो किसी तारीख के 1 तारीख को क्या है, मान लो 1 तारीख को क्या है, सोमवार है। 2 तारीख को फिर क्या होगा, मंगलवार होगा, आपको पता है। 3 को क्या होगा सर, बुधवार होगा। 4 को बृहस्पतिवार या वीरवार होगा, इसको वीरवार भी कहते हैं। कुछ लोग तो यही कंफ्यूज रहता है, वीरवार ही नहीं जानता है, वीरवार होता है इसको, ठीक है ना। या इसको हम शायद शायद इसको नहीं कहते, जुमा, पता नहीं किसको कहते। 5 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। और 6 को क्या होगा सर, शनिवार होगा। और 7 को क्या होगा, रविवार होगा। तो हमने ये देखा, द फर्स्ट date of the month is Monday, then we can say that 8th date is also Monday, यानी 1 तारीख को अगर सोमवार है, 8 तारीख को पुनः सोमवार है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। अगर किसी तारीख की 1 तारीख को, किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है, तो 100% 7 दिन बाद भी सोमवार होगा। या किसी महीने की किसी तारीख को सोमवार है, तो उसके 7 दिन पहले भी सोमवार ही रहा होगा। यानी अगर कोई एक दिन एक बार आ चुका है, तो 7 दिन बाद वह पुनः दिन आएगा। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये हमने सीखा कि हर दिन जो है वो 7 दिन बाद रिपीट मारता है, यानी हर दिन 7 दिन बाद रिपीट मारता है। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनो। हाँ, अब ये क्वेश्चन रिपीट मारता है, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से। सर कोचिंग कब से चलेगी, कोचिंग चल तो रही है प्रशांत, कोचिंग चल तो रही है। ऑफलाइन की बात कर रहे हो, ऑफलाइन से तो ऑनलाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑफलाइन से तो ऑनलाइन का मूड बहुत अच्छा है, मुझे तो ऑनलाइन ज़्यादा ठीक लगता है। देखिए कब से चलेगी, देखिए आप ध्यान से सुनिए। अभी पहले वो सब क्वेश्चन करना बंद करो, पहले यहाँ पर देखो जो पढ़ाया जा रहा है। अब देखो, मान लो कि उसने कहा कि सर अगर किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है, तो आप हमको बताइए कि उस महीने की 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर अगर किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने की 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन यही है आपका। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। और अगर ऐसा है तो 1 तारीख को जनाब अगर सोमवार है, तो 7 दिन बाद फिर से सोमवार होगा। और अगर ऐसा है तो अगला सोमवार कब होगा सरकार, अगला सोमवार होगा 8 तारीख को। अब 7 दिन बाद फिर सोमवार होगा, तो अगला सोमवार कब होगा सर, तो अगला सोमवार होगा सर 15 तारीख को। और फिर 7 दिन बाद सोमवार होगा, तो फिर अगला सोमवार कब होगा, तो आंसर की 15 7 जोड़ दीजिए, 8 7 15 और 15 7 कितना होगा 22, यानी 22 तारीख को फिर से सोमवार होगा। अब ये चीजें कैलकुलेशन मन में होंगी कि मैं पहला क्वेश्चन इसलिए आपको ध्यान से समझा रहा हूं, या मैं आपको समझा रहा हूं तो ध्यान से समझा रहा हूं। बाकी ये सब क्वेश्चन सोते हुए बताए जा सकते हैं, ठीक, जागने की जरूरत नहीं है। 1 तारीख को सोमवार है, तो 8 को सोमवार होगा, फिर 15 को सोमवार होगा, फिर 22 को सोमवार होगा। और अगर भैया 22 को सोमवार होगा, तो बताइए 23 को कौन सा दिन होगा, तो आंसर है मंगलवार होगा। बहुत आसान है सर, ये तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है। आसान है ही, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, रीजनिंग मीन्स कुछ नहीं, बस ध्यान से सुनते जाओ। तो 1 तारीख को सोमवार है सरकार, तो 7 दिन बाद फिर सोमवार, अगले 7 दिन बाद फिर सोमवार, और अगले 7 दिन बाद फिर से सोमवार, यानी 22 तारीख को सोमवार, 23 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। यानी 1 तारीख को सोमवार है, तो 23 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा।
बहुत अच्छा। अब हमको फिर से ये समझना है क्वेश्चन क्या पूछेगा। मान लो, ध्यान सुनो, दूसरा क्वेश्चन ये कहेगा सर जी अगर किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है, कहेगा सर जी अगर किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है तो आप बताइए कि उस महीने में कितनी बार शनिवार आएगा। नहीं, निद्रा है क्या यार? आ रही। अब बताइए, देखिए आपने क्या समझा कि अगर किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है तो उस महीने में कितनी बार शनिवार आएगा। आपको आंसर बताना है। तो कैसे बताएंगे सर? बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि अगर सर 1 तारीख को रविवार है तो अगला रविवार कब होगा। तो आंसर है कि अगला रविवार 8 को होगा। अगला कब होगा सर? 15 को होगा। अगला कब होगा? 22 को। और फिर अगला कब होगा? तो 22 के बाद सर अगला जो होगा वो 29 को होगा। यानी हर 7 दिन बाद रविवार होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है तो रविवार कितने आएंगे, तो 1 2 3 4 5, यानी उस महीने में 5 रविवार होंगे। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि कितने रविवार होंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितने शनिवार होंगे। और अगर शनिवार पूछ रहा है सरकार, तो क्या 1 तारीख के बाद शनिवार आया होगा? बिल्कुल आया होगा। कब आया होगा? 7 को आया होगा। क्यों? क्योंकि 8 को रविवार है तो 7 को क्या रहा होगा? शनिवार। और अगर 15 को रविवार है तो 14 को क्या रहा होगा? शनिवार। और अगर 22 को रविवार है तो 21 को भी क्या रहा होगा? शनिवार। और 29 को रविवार है तो 28 को भी क्या रहा होगा? शनिवार। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4, यानी उस महीने में सिर्फ 4 ही शनिवार आए होंगे। यानी अगर किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है तो उस महीने में कुल कितने शनिवार आए रहे होंगे? तो उस महीने में सिर्फ 4 शनिवार आएंगे। और उस महीने में कितने रविवार आएंगे? तो आंसर है उस महीने में 5 रविवार आएंगे। ये बात याद रखिएगा। क्या यहां तक बात समझ में आया है? देखिए यहां तक बात समझ पाए हैं? बताइए। बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं और आपको और प्रैक्टिस कराते हैं हम। बस इतना याद रखिएगा, हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, ये बात याद रखिएगा बस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि किसी महीने की सर 29 तारीख को रविवार है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर किसी महीने की 29 तारीख को रविवार है। इफ द 29th डे ऑफ द मंथ विल बी संडे, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ। यानी क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी महीने की 29 तारीख को रविवार है तो बताइए कि उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीने की 29 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन यही है। तो क्या ये बताया जा सकता है? ये तो सर सोते हुए बताया जा सकता है। कैसे? क्योंकि हमको एक बात पता है सर कि हमको 7 दिन पहले भी वही दिन रहा होगा। और अगर 29 को रविवार है तो उसके 7 दिन पहले भी रविवार रहा होगा। तो रविवार कब रहा होगा? 22 को। यानी 7 दिन पहले 29 में 7 घटा दीजिए कितना? 22। अब 22 में 7 घटा दीजिए कितना? 15। 15 में 7 घटा दीजिए कितना? 8। 8 में 7 घटा दीजिए कितना? 1। यानी 1 तारीख को भी क्या रहा होगा? रविवार रहा होगा। तो आप 7 पीछे चले जाइए। अब मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक आपको नहीं बता रहा हूं। कुछ लोग डायरेक्ट ट्रिक बताता है कि उसको 7 से भाग दे दो, जोड़ दो, घटा दो। मैं उसमें आपको फंसाना नहीं चाहता हूं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं अपने सामने के विद्यार्थियों को समझ नहीं रहा हूं कि वो कैसे हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। हालांकि इसका एक और ट्रिक भी है, और वो ट्रिक क्या है? कैलेंडर पढ़ाने का बहुत ट्रिक है अपना। तो एक और ट्रिक भी है कि आप उसको 7 से भाग दीजिए, उसमें जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। लेकिन मैं उसमें फंसाना नहीं चाहता हूं आपको। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए। हमने क्या समझा कि सर हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। तो अगर 29 को रविवार है तो 7 दिन पहले भी रविवार रहा होगा, यानी 22 को भी रविवार रहा होगा। अगर 22 को रविवार है तो उसके 7 दिन पहले भी रविवार रहा होगा, यानी 15 को भी रविवार रहा होगा। तो 1 तारीख को भी क्या रहा होगा? रविवार ही रहा होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए हैं? मंडे नहीं होगा भाई। रत्नेश दुबे गलत आंसर बताए हैं आप। मंडे नहीं होगा। मंडे कहाँ से हो जाएगा? मंडे बिल्कुल नहीं होगा। एक बार चेक करो, 29 को रविवार है, 7 घटाओ उसमें से, ऐसे घटाओगे तो 1 तारीख को देखो रविवार आएगा। मंडे नहीं होगा भाई। नहीं, मंडे नहीं होगा। मंडे वाले गलत हैं। देखिए अब ये हमने ये समझ लिया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा आज 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कल हम कैलेंडर खत्म कर लेंगे उतना जितना पेट में हमारा आ सकता है। चलिए अब एक बात देखिए सर, अगर किसी महीने की 1 तारीख को मंगलवार है तो आप हमको बताइए कि उसके
300 दिन बाद कौन सा दिन होगा? फिर से ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आज सोमवार है और 300 दिन बाद कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, या ये क्वेश्चन पूछेगा कि सर अगर आज रविवार है तो 300 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कैसे बताएंगे? क्या हम ऐसे क्वेश्चन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि हमको एक बात पता लग चुकी है। क्या पता लग चुकी है? वो ये पता लग चुकी है कि 7 दिन बाद दिन होता है रिपीट। और हमको अगर ये बात पता लग चुकी है तो उसने कहा कि आज मंगलवार है, तो अगर ये पूछे कि 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आंसर है कि 7 दिन बाद भी वही दिन होगा। 7 दिन बाद भी वही दिन होगा। अगर ये पूछता है कि 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 8 दिन बाद एक दिन बढ़ जाएगा। तो इसने पूछा है 300 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हमको 300 को किसको भाग देना है? 7 से। अब यहां पे 7 से भाग दे करके शेष फल खोजो। तो 7 चौक कितना? 28, ठीक ना। अब उसके बाद 2 हुआ, तो 7 दूना कितना? 14। कितना शेष फल बचा? 6 बचा। मान लो अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो पूरा पूरा कट जाता तो शेषफल बचता ही नहीं। तो यहां पर कितना शेषफल बचा? तो कितना शेषफल बचा? 6 शेषफल बचा। देखो मैं आपको करके यहां दिखा देता हूं, कुछ लोग पक्का नहीं समझ पाया होगा। 300, तो 7 चौक कितना? 28, यहां पर 2, और कितना? 7 दूना कितना? 14। यहां पे शेषफल कितना बचा? 6। अब यहां पर जो भी शेषफल बचा उसमें जोड़ दो। तो मंगलवार में अगर हम 7 जोड़ देते तो मंगलवार होता, क्योंकि हमको पता है कि 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। लेकिन अभी हमको कितना जोड़ना है मंगलवार में? 6। जो यहां पर शेषफल बचेगा, 300 में 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 6 बचा। और जो भी यहां शेषफल बचेगा वही हम दिए गए दिन में जोड़ देंगे। तो मंगलवार से 6 दिन आगे जाओ तो 6 आगे जाओगे तो मंगलवार से 7 आगे जाओगे तो मंगलवार होगा। 6 आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार। यानी 300 दिन बाद क्या होगा? सोमवार होगा। फिर से एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं। यदि 1 तारीख को सर रविवार है, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं सर, 1 तारीख को यदि रविवार है तो बताइए कि 500 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 500 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है तो 500 दिन बाद कौन सा दिन होगा? एक बार जल्दी से कमेंट करिए, बताइए 500 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलिए, तो कैसे बताएंगे? 500 को किससे भाग देंगे? 7 से। तो हमने क्या देखा? 500 को 7 से भाग दोगे तो 7 सता कितना? 49, 1 0, ठीक। तो यहाँ पे 7 एकम कितना? 7। कितना आया? 3। तो शेषफल कितना बच गया? 3। तो शेषफल अगर 3 बचा, इसका मतलब यह है कि हमें कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। तो रविवार में 3 जोड़ दो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। यानी जो यहाँ पर 500 दिन बाद दिन होगा वो क्या होगा? बुधवार होगा। 500 को 7 से भाग दो। अब हमने जब इसको भाग दिया तो हमको यहाँ पर कितना मिला? देखो, हाँ वेडनेसडे सही है। तो आंसर क्या होगा? बुधवार होगा, वेडनेसडे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप समझ पाए हैं, और अगर आप समझ पाए हैं तो एक बार यस लिखिए। और आज हम यहीं रोक लेते हैं, ठीक है ना। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ तक आप समझ पाए हैं तो एक बार लिखिए। जहाँ तक आप समझ पाए हो। तो अगर यहाँ तक आप समझ पाए तो बताइए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डाउट है? चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर आज आपकी क्लास यहीं तक है, ओवर हो जाएगी अब।